हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जूलिया क्रिस्टीवा के बारे में। वो जूलिया क्रिस्टीवा एक फेमस पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट था और साइको एनालिस्ट भी था। Important works of Julia Kristeva are Word Dialogue and Novel, Revolution in Poetic Language, Power of Horror, an Essay on Objection, Desire in Language। सो क्रिस्टीवा के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो है इंटरटेक्सचुअलिटी, कोरा, सिंबॉलिक एंड सेमियोटिक स्पेस। पहले हम बात करेंगे इंटरटेक्सचुअलिटी। दिस इंटरटेक्सचुअलिटी इस शब्द का पहले उपयोग तो जूलिया क्रिस्टीवा ने ही तो किया था। तो उनके राय में when we write a text, we are using the ideas of many authors and works. हम जब भी किसी पुस्तक लिखते हैं तो हम उसमें बहुत सारे अधिक जो लेखक है और जो टेक्स्ट है, जो दूसरा टेक्स्ट है, उन सब का आइडियाज हमारे इस पुस्तक में यूज करता है। इसी कॉन्सेप्ट को कहता है इंटरटेक्सचुअलिटी। Any text is related to another many text। तो हर कोई टेक्स्ट बहुत सारे अलग टेक्स्ट से रिलेटेड है और डिपेंडेंट भी है, क्योंकि हम जब भी लिखता है तो दूसरे टेक्स्ट से जो पुस्तक जो दूसरे लेखक लिखा है उन सभी से उनका जो आइडियाज है और जो कोटेशंस उसमें यूज किया है, वो पैराग्राफ्स है, वो सब हम हमारे पुस्तक में यूज करता है। इसी कॉन्सेप्ट को कहता है इंटरटेक्सचुअलिटी। A text can exist only with its relation with other text। इसके बारे में जूलिया बताते हैं कि एक टेक्स्ट और एक पुस्तक कैन एक्सिस्ट ओनली विथ इट्स रिलेशन विथ अदर टेक्स्ट। एक पुस्तक का खुद का कोई आइडेंटिटी या अस्तित्व नहीं है, वो दूसरे टेक्स्ट पे डिपेंडेंट है, तभी उसे हम एक पुस्तक कह सकते हैं। A textbook don't have any real identity because it is dependent to another many textbooks। तो यहाँ पे जूलिया she is denying the ideas of formalism because formalism says that a text remains its own। फॉर्मलिज्म में यही कहता है कि एक टेक्स्ट का खुद का एक आइडेंटिटी है, वो खुद रह सकता है कि किसी पे भी निर्भर नहीं है, लेकिन जूलिया इसका खंडन करती है। तो इस राय में वो शी सिमिलर टू रोलैंड बार्थ्स के बाद इसी राय में वो तो रोलैंड बार्थ्स से ही सहमत है, क्योंकि रोलैंड बार्थ्स भी तो यही कहता था कि टेक्स्ट इज अ टिश्यू ऑफ कोटेशंस। It's only a tissue of quotations and these quotations are taken from other textbooks। Thus text is not self-contained। So हम ये कह सकते हैं कि एक टेक्स्ट बुक, एक पुस्तक सेल्फ कंटेन्ड नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारे अधिक पुस्तकों पे निर्भर है, डिपेंडेंट है। जूलिया कहती है कि ए टेक्स्ट इज अ वेब ऑफ कोट्स फ्रॉम अदर टेक्स्ट एंड डिस्कोर्सेस। तो जूलिया ये भी कहती है कि टेक्स्ट बुक जो दूसरे पुस्तकों से सिर्फ और सिर्फ आइडियाज ही नहीं निकालते हैं, बल्कि इट्स डिपेंडेंट अपॉन अदर डिस्कोर्सेस ऑल्सो। बिकॉज एक पुस्तक बहुत सारे अधिक डिस्कोर्सेस माने मतलब है बहुत सारे अधिक डिस्कोर्सेस का यहाँ पे मीनिंग है अदर सब्जेक्ट्स, उसका भी यूज अपने पुस्तक में
करता है. For example, when we are when we are writing a book about feminism or whatever it is, we are taking the ideas of feminism also, and also we are taking the ideas from history, economics, politics. इन सभी सब्जेक्ट्स को भी यूज हम हमारे पुस्तक में करता है. इसीलिए जूलिया कहती है कि a text is dependent not only for others ideas, but also it is depending upon other discourses or subjects also. A text is related to many other discourses like history, philosophy, etc. तो जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो जूलिया कहती है, every text is a signifying system. It is not only product of a single author, but also it's a product, or but also it related to other textbooks and thus other signifiers. It is not only related to one signifier. तो जूलिया कहती है कि एक टेक्स्ट बुक इज अ signifying system. That means here what she meant by single signifier is a single author and a single idea. तो हर बुक एक सिर्फ और सिर्फ एक ऑथर पे या फिर उसी का ही आइडियाज पे निर्भर डिपेंडेंट नहीं है. जब हम पुस्तक लिखते हैं तो बहुत सारे अलग अलग ऑथर्स का आइडियाज यूज करते हैं. इसे कहते हैं वन ए टेक्स्ट इज डिपेंडिंग ऑन मेनी अदर डिफरेंट सिग्निफायर्स, एंड सो इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू वन सिग्निफायर. इसीलिए कहती है जब भी हम पुस्तक लिखते हैं तो हम अलग अलग ऑथर्स के, लेखकों के और उनके जो आइडियाज के और जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, उन सब को हम हमारे पुस्तक में यूज करता है. इसलिए जूलिया कहती है इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू वन सिग्निफायर. सिर्फ एक ऑथर पे डिपेंडेंट नहीं है, एक सब्जेक्ट या फिर एक आइडिया पे डिपेंडेंट नहीं है. बहुत सारे discourses ideas are using, so we can say that it's related to many signifiers. और जो नेक्स्ट आइडिया है वो है रीडर्स इंटरप्रिटेशन. इसमें जूलिया कहती है कि how a reader interprets a text based on his culture, perspective and his previous experiences. जब हम एक पुस्तक लिखते हैं तो जो अदर डिस्कोर्सेस और आइडियाज जो डिफरेंट ऑथर्स का है वो ही नहीं हम उसमें यूज करते हैं, बल्कि जो कैसे कैसे जो दूसरे रीडर्स एक बुक को इंटरप्रेट किया था, उन सब आइडियाज को हम हमारे पुस्तक में यूज करते हैं. इसीलिए कहते हैं कि ए बुक इज डिपेंडेड ऑन रीडर्स इंटरप्रिटेशन ऑल्सो. Readers compare and contrast a work with one another. Compares and contrasting a work with other works, and readers compares his own ideas. वो कोई कुछ भी नहीं है इसमें. हमें सिर्फ यही जानना है कि जब एक आदमी एक पुस्तक लिखता है, आदमी या औरत, whatever it is, when a writer is writing his books, he is using the interpretation of other readers also. In his book he is using others interpretation also. कैसे एक रीडर एक पुस्तक को इंटरप्रेट किया था, उनका जो अनुभव, उनका जो परसेप्शन है, वो सब हम हमारे पुस्तक में यूज करता है. How a reader interprets a text based on his culture, perspective and his previous experience. जब एक रीडर एक पुस्तक से पढ़ते हैं तो वो उनके जो एक्सपीरियंस, उनके जो अनुभव है,
वो कैसे इस दुनिया को देखते हैं, इन सब को डिपेंड करके ही वो उस पुस्तक को इंटरप्रेट करता है। उसी तरह इफ ही इज अ joyous person, he will um, he will be attracted to all those positive aspects in that book। तो उनके जो अनुभव है उसी के बेसिस पे ही वो उस पुस्तक को देखते हैं। सो दिस इज कॉल्ड रीडर इंटरप्रिटेशन। रीडर्स कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट ए वर्क विथ वन अनदर। सिर्फ यही नहीं है, जब रीड कर एक रीडर वो दूसरे पुस्तकों से भी उसका जो कंपैरिजन करता है, जो आइडियाज को कंपैरिजन भी करता है। Compares and contrasts a work with other works, and readers compares his own idea and views on society with the idea of text। तो रीडर रेस्पॉन्सिंग थियरी में यही करता है कि एक the role of author is only a half one, the other half is done by readers। रीडर इंटरप्रेट करता है पुस्तक को, वो जो ऑथर नहीं है। तो इस आइडिया को भी जूलिया क्रिस्टेवा इंटरटेक्सुअलिटी में यूज किया है। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आइडिया ऑफ जूलिया इज कोरा। कोरा इज अ नरिशिंग मैटरनल स्पेस। मतलब है मैटरनल स्पेस जो पैदा होने से 6 महीने तक का जो पीरियड है उसे कहते हैं कोरा। तो कोरा का जो दूसरा मीनिंग जो क्रिस्टीवा ने किया है कि यूट्रस। कोरा इज यूट्रस ऑफ अ मदर वेयर द बेबी इज वेरी सेफ। जब एक बच्चा सबसे ज्यादा सुरक्षित कब मानता है, जब वो अपने माँ के पेट के अंदर हो, तभी बच्चा सबसे ज्यादा सुरक्षित है। सो इट्स अ मेटाफर फॉर द रिलेशन बिटवीन द मदर एंड ए बेबी। तो माँ और बच्चे के बीच में जो रिलेशन है उसी को इट्स एन अनदर नेम फॉर कोरा। उस रिलेशन को, उस संबंध को ही तो कोरा करता है। तो उसके अंदर जो यूट्रस के अंदर बच्चा होते तो वो अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित मानता है। अकॉर्डिंग टू जूलिया, इट इज अ मोस्ट प्रोटेक्टेड स्टेज फॉर ए बेबी। तो जब बच्चा पेट के अंदर है या फिर वो जो जन्म से 6 महीने तक का पीरियड, उसे भी कोरा ही करता है। उस समय पे नो सेपरेट आइडेंटिटी फॉर द चाइल्ड एंड हिज मदर। उस समय में बच्चा और माँ का कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है, वो दोनों को खुद एक ही मानता है। एक्चुअली जो कोरा नाम है जूलिया लिया है प्लेटोस के आइडिया से। तो इस स्टेज को मिरर स्टेज के पहले के जो स्टेज है उसे भी कर सकता है। तो इस टाइम पे बच्चे को कोई लैंग्वेज नहीं होते। दिस हैपेंस बिफोर द मिरर स्टेज व्हेन द बेबी हैज नो लैंग्वेज। जो 0 to 6 मंथ्स का जो पीरियड है उस टाइम पे बच्चे का खुद का कोई सेपरेट लैंग्वेज नहीं होते। और जो बेबी जो साउंड्स देते हैं, बैबलिंग करता है, जो उछलता है, कूदता है, ये सब सिर्फ और सिर्फ माँ को ही पता चलता है कि वो बच्चा चाहता क्या है। Only that mother knows what he wants। Baby will be in a chaotic mixture of feelings and needs। बच्चा तो एक तरफ का एक मिक्सचर ऑफ फीलिंग्स पे और नीड्स पे है।
बच्चा खुद पे बोल नहीं सकते, वो ही कैन ओनली प्रोड्यूस सम साउंड्स दैट ओनली दैट मदर कैन अंडरस्टैंड। जो बच्चा जो साउंड्स देते हैं, सिर्फ और सिर्फ माँ ही उसे पहचानती है कि उसे क्या चाहिए। तो इसीलिए जूलिया कहती है कि इस जो पीरियड में है बच्चा जो है वो उस टाइम पे एक कैओटिक मिक्सचर ऑफ फीलिंग्स पे होता है, एक कैओटिक एक मिक्स, एक तरफ का अलग सा एक फीलिंग है बच्चे का। और जो रिलेशन बच्चे का माँ के साथ है वो भी सबसे अनोखा और विचित्र है। अनोखा का मतलब है कि वो अच्छी तरह का एक रिलेशन है, और विचित्र इट्स समवट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड वो भी है। ही इज वेरी नियर टू हिज ओन सेल्फ। तो इस टाइम पे जो 6 महीने का जो टाइम है, जो मिरर स्टेज का पहले का है, तो उस समय पे बच्चे के मन में कोई रेस्ट्रिक्शंस या कंट्रोल नहीं होते। ही कैन डू वॉट एवर ही वॉन्ट, जो जो चाहते हैं उजलता है, कूदता है, कुछ भी करता है। आई मीन कुछ साउंड्स, जो जो साउंड्स है वो सब वो प्रोड्यूस करता है। कोई रिस्ट्रिक्शन बच्चे में नहीं होते। तो सो नो रेस्ट्रिक्शन टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, अपने आप को एक्सप्रेस करने में भी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते। नो कंट्रोल ओवर हिज इमोशंस, जब चाहे तो वो रो सकता है, जब चाहे तो वो बाबलिंग कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसके उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते। तो इस टाइम पे इसीलिए कहता है कि ही इज वेरी नियर टू हिज ओन सेल्फ, अपने आप में बहुत करीब है, अपने आप के जो सेल्फ के जो एक्सप्रेशंस में बहुत करीब है। सेल्फ ऑफ बेबी एंड मदर विल बी वेरी क्लोज टू ईच अदर। जो बेबी का जो सेल्फ है, जो अपने आप का जो अस्तित्व है, वो और मदर के जो अस्तित्व में बहुत करीब होते हैं, वो दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। The self of both baby and mother is very close during this time. So this is the specialty of Kora period, and this is a very beautiful definition of the relation between mother and a baby, given by Julia Kristeva. जो नेक्स्ट कोरा के बाद का जो पीरियड है वो है सेमियोटिक एंड सिंबॉलिक स्पेस। सेमियोटिक स्पेस वेरी क्लोज टू कोरा। सेमियोटिक स्पेस इज इक्वल टू इमोशंस, यही कहता है जूलिया। सेमियोटिक स्पेस का जो दूसरा नाम है, और जो सेमियोटिक स्पेस है वो कोरा से बहुत कनेक्टेड है। वो भी 0 to 6 मंथ्स का भी है, और उससे ज्यादा भी होता है। और सेमियोटिक स्पेस मतलब है इमोशंस। इस टाइम पे जो बच्चा जो कोरा और सेमियोटिक स्पेस में होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इमोशंस ही होता है, और कुछ भी बच्चे के दुनिया में नहीं होते। नो रेस्ट्रिक्शंस। The infant is in a semiotic stage when he can only express his emotions through sounds. जब भी वो अपने आप को साउंड के द्वारा एक्सप्रेस करते हैं, तो वो एक सेमियोटिक स्टेज में ही होते हैं। In this stage, baby is tied to his instincts. No control over emotions, and baby can do whatever he want, smiling, crying, etc. तो इस जो सेमियोटिक टाइम में है, तो उस टाइम पे नो कंट्रोल ओवर इमोशंस, मैंने पहले भी कहा था, इमोशंस के ऊपर कंट्रोल भी नहीं होते। ही इज वेरी टाइट टू हिज इंस्टिंक्ट्स, अपने इंस्टिंक्ट्स पे के जो करीब है, मतलब है कि वो जो वो कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उस टाइम पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होते। सबसे ज्यादा
सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ऑफ सेमियोटिक स्टेज इज दैट देयर इज नो लैंग्वेज। इस टाइम पे लैंग्वेज यूज नहीं करते, यही तो स्पेशलिटी है। नो लैंग्वेज एंड ही कैन ओनली अंडरस्टैंड फीलिंग्स। जो 0 to 6 months है और उससे ज्यादा कुछ महीने और चलता है ये सेमियोटिक स्टेज। उस टाइम पे लैंग्वेज नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स ही होते हैं। नो रैशनल थिंकिंग एंड मीनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ बेबी। बच्चे के दुनिया में कोई रीजनेबल रैशनल थिंकिंग नहीं होते। रैशनैलिटी मीन्स अगर हमें ये हम ये करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऐसा ही सोचने को रैशनल थिंकिंग करता है। ऐसा कुछ भी नहीं होते, कोई सेल्फिशनेस नहीं होते। And meaning in the world of very close to the feminine instincts. This is the most important thing of semiotic stage. That is, at this period he is very close to feminine instincts. जो feminine instincts है, जो औरत के मन के जो स्पेशलिटीज है, उन सब से बच्चा बहुत करीब होता है। इसीलिए कहते हैं कि कोरा और सेमियोटिक स्टेज में बच्चा माँ से सबसे ज्यादा करीब है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चा है म्यूजिक, राइम, रिथम, इन सब से कनेक्टेड है। ये सब जो संगीत है, जो गाना है, ये सब माँ बच्चे को सुनाती है, तो बच्चा इन सब से कनेक्टेड हो जाता है। तो उस टाइम पे बच्चा सिर्फ और सिर्फ फेमिनिन इंस्टिंक्ट्स से कनेक्टेड है। जो राइम्स है, रिदम्स है, वो सब हम कहते हैं कि फेमिनिन वाले चीज से है। जो औरत के जो गुण है वो सब है म्यूजिक और रिदम, राइम एक्सेट्रा। उस टाइम पे बच्चा तो सिर्फ और सिर्फ इन सब से कनेक्टेड होता है। So this time, that is Cora and semiotic time, 0 to 6 months and above that, is related to represents pre-mirror stage. इस टाइप को इस समय को प्री मिरर स्टेज कहता है। और जो लास्ट का जो स्टेज है अबव 6 months का, उसे कहते हैं सिंबॉलिक स्पेस। लेकिन लैकान ने इस स्पेस को मिरर स्टेज कहा था। दिस स्टेज इज रिलेटेड टू मिरर स्टेज। चाइल्ड एंटर्स द वर्ल्ड ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर। सो आफ्टर 6 months, जो 6 महीने के बाद बच्चा कुछ बढ़ जाता, बिग हो जाता है, तो उस टाइम पे बच्चा लैंग्वेज और कल्चर के उस दुनिया में चले जाते हैं। भाषा के लोग एरिया पे चले जाते हैं, तो बच्चा that baby starts speaking. Symbolic stage refers to shared cultural meanings. Shared cultural meanings पे चले जाते हैं। He understands the difference between him and others. कल्चर जब स्टार्ट होते हैं, जब कि हम अपने आप को दूसरों से अलग महसूस करता है, तभी उसी मूवमेंट से हमारे मन में कल्चरल इंस्टिंक्ट स्टार्ट हो जाता है। तो उस टाइम पे वो खुद और दूसरों में जो क्या क्या अंदर है वो सब वो जान जाता है। With language, he becomes a speaking subject and thus he develops a separate identity from his mother. With language, he becomes a speaking subject. भाषा के द्वारा वो एक स्पीकिंग सब्जेक्ट, जो बोलने वाली एक मनुष्य हो जाता है। एंड दस ही डेवलप्स ए सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम हिज मदर। उसी के द्वारा वो जान जाता है कि वो दूसरों से अलग है और वो अपने माँ से भी एक अलग आइडेंटिटी उसी से निकालते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन इज कॉल्ड एब्जेक्शन। जब वो भाषा यूज करता है तो वो एक सेपरेट व्यक्ति
या फिर मनुष्य हो जाता है, तो उस टाइम पे दैट इज सिंबॉलिक स्पेस में वो अपने आप को माँ से सेपरेट महसूस करना लगता है। तो इस सेपरेशन को कहता है ऑब्जेक्शन। हियर चाइल्ड एंटर्स अ वर्ल्ड ऑफ रीजनिंग, मीनिंग एंड लॉजिक। तो उस भाषा के द्वारा वो एक सेपरेट ही रियलाइजेस हिज आइडेंटिटी एंड वो रीजनिंग, मीनिंग, लॉजिक ये सब कुछ जान जाता है। So we can say that symbolic stage has masculine traits. So जो रीजनिंग है, मीनिंग है, लॉजिक है, ये सब मर्दों का जो ट्रेट्स है, मर्दों का जो इंस्टिंक्ट्स है, यही माना जाता है। तो पुरुष के जो इंस्टिंक्ट्स ट्रेट्स है, जो स्वभाव के जो स्पेशलिटीज है, तो इस टाइम पे बच्चा पुरुष के जो इंस्टिंक्ट्स है उस पे वो सब यूज करना लगता है। Here Julia says that this mother is responsible for taking the baby from semiotic to symbolic stage because she has access to language and culture. तो जूलिया कहती है कि जो एक माँ ही बच्चे को वो जो सेमियोटिक स्टेज से जो सिंबॉलिक स्टेज तक सिर्फ और सिर्फ माँ ही लेकर जाती है। माँ ही तो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि माँ ही बच्चे को लैंग्वेज और कल्चर सिखाती है, तो इसलिए माँ ही इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मदर टीच द बेबी वर्ड्स एंड लैंग्वेज एंड दस ही बिकम्स अ पार्ट ऑफ कल्चर। तो माँ ही बच्चे को वर्ड्स, लैंग्वेज ये सब सिखाती है, तो वही कल्चर के जो दुनिया का जो परिचय माँ ही देती है। मदर्स बॉडी एक्ट्स एज अ मीडिएटर बिटवीन कोरा एंड सिंबॉलिक स्टेजेस। तो जो कोरा और सिंबॉलिक स्टेज के बीच में जो मीडिएटर है वो सिर्फ और सिर्फ माँ ही होती है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मदर whose body acts as a mediator between कोरा एंड सिंबॉलिक स्टेज। जो कोरा से सिंबॉलिक स्टेज तक का जो सफर है, उन सब में माँ ही इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि माँ ही बच्चे को भाषा सिखाती है, इसलिए वो बच्चा माँ से अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। अदरवाइज वी कैन कॉल इट ऑब्जेक्शन। थैंक यू।